मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस को जो भी सूक्ष्म जीव घुलनशील बनाता है वो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल होता है। फॉस्फोरस मेनली जड़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। रूट्स की ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एटीपी प्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। नॉड्यूलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये प्लांट्स की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। लेकिन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट है। ये सॉइल में प्रेजेंट तो है पर अवेलेबल बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि फॉस्फोरस अगर लो पीएच पे प्रेजेंट है तो वो आयरन और एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के अनअवेलेबल हो जाता है, और अगर हाई पीएच है तो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के अनअवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। ओनली 6.5 पीएच एक ऐसा पीएच है जिसमें फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी यूज़ एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कम है। हम सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस डालें तब भी प्लांट इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर आप 100 केजी डाल रहे हैं तो मात्र उसका 10 केजी ही प्लांट ले पाता है। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसीटीज, जो फॉस्फोरस को घुलनशील बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो फॉस्फोरस को अवेलेबल करवा सकते हैं प्लांट्स को। वो सब फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और उन्हीं को अगर हम लोग एक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करें तो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली स्यूडोमोनास ग्रुप का बैक्टीरिया, बैसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस ग्रुप का बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगस में पेनिसिलियम, फिजेरियम, एस्परजिलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में एफिशिएंटली जो वर्क करता है वो है स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एस्परजिलस अमावोरी, पेनिसिलियम डिजिटेटम और एस्परजिलस नाइगर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं और बहुत एफिशिएंटली फिक्स करते हैं। मेनली प्लांट डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फॉस्फोरस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पीएसएम 30 से 35 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर फिक्स करने की कैपेसिटी रखता है। कुछ मैकेनिज्म हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, सूक्ष्मजीव अडॉप्ट करते हैं और फॉस्फोरस को फिक्स करते हैं। पहला है इसमें एसिडिफिकेशन। जब पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है और कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड और पीएच को कम करते हैं, जिससे कि फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाता है। दूसरा होता है चिलेट बनाकर। चिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल एक मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और उस फॉर्म को अवेलेबल करवाता है। तो चिलेशन की प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोरस अवेलेबल हो सकता है। सिड्रोफोर प्रोडक्शन। सिड्रोफोर एक कंपाउंड है जो कि आयरन को चिलेट के फॉर्म में फिक्स करता है या चिलेट करता है आयरन के साथ, आयरन कंपाउंड से चिलेशन का प्रोसेस करता है और आयरन को अवेलेबल करवाता है। अगर सिड्रोफोर प्रोडक्शन होता है तो जो भी सॉइल में आयरन है वो सिड्रोफोर के थ्रू कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाएगा, जो कि प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन, मेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर्म में आ सकता है। रिडक्शन प्रोसेस से अनअवेलेबल फॉर्म में आता है। पहला एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है। ये जो एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब सॉइल एल्केलाइन हो या पीएच 8 के ऊपर प्रेजेंट हो। फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। पीएच जब कम होगा तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली जो भी एसिडिटी क्रिएट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करके करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड पीएच को कम करता है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सिक्रीट होते हैं वो है साइट्रिक एसिड, पेनिसिलियम सिक्रीट करता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस, एसिटिक एसिड
बैसिलस और स्टर्शिया ग्लूकोनिक एसिड, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस सीक्रेट करता है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक एसिड भी रिलीज करते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, ये सब नाइट्रिक एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि फॉस्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में लाने में हेल्प करते हैं। अब चिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। चिलेशन की प्रोसेस से क्या होता है, मेनली जो एसिड का हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, OH और CH3COO वाला जो ग्रुप रहता है, वो जो भी आपका कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम के साथ चिलेट बनाता है और फॉस्फोरस को फ्रीली अवेलेबल करवाता है, जिसके कारण प्लांट्स इजीली फॉस्फोरस को ले सकते हैं। चिलेशन की प्रोसेस में मेनली स्यूडोमोनास एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, बैसिलस, इर्बेनिया, ये सब फॉस्फोरस को चिलेशन की प्रोसेस से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है सिड्रोफोर प्रोडक्शन। सिड्रोफोर प्रोडक्शन से भी फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर्म में आता है। मेनली बैसिलस और एंट्रोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया है जो कि फॉस्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद एंजाइम्स की टर्म, एंजाइम्स आता है। कुछ एंजाइम सिक्रीट करके भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉस्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फाइटेज एंजाइम, एल्केलाइन और एसिड फॉस्फेटेज, ये दो एंजाइम होते हैं जिसके कारण फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर्म में आ सकता है। ऑर्गेनिक फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये दोनों एंजाइम। अगर एसिड सॉइल है तो एसिड फॉस्फेटेज रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अगर एल्केलाइन सॉइल है या pH हाई है तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में फॉस्फोरस को। फाइटेज को प्रोड्यूस करने वाले में मेनली बैक्टीरिया है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। फॉस्फेटेज और फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये सब जो एंजाइम है उनको सिक्रीट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो हैं बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फॉस्फाइड को ऑक्सीडाइज करके फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फॉस्फोरस को अवेलेबल करवाते हैं। वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको अनअवेलेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोरस अवेलेबल होता है, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोरस अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो बहुत सारे बेनिफिट सॉइल को होते हैं। पहला ये होता है कि फॉस्फोरस जो PSM है वो बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिससे प्लांट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। फॉस्फोरस नोड्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो नोड्यूलेशन की प्रोसेस इम्प्रूव होती है। सिड्रोफोर प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। फॉस्फोरस के कारण आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, इन सब की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि चिलेशन की प्रोसेस होती है जो कि इन सबको अवेलेबल फॉर्म में भी करते हैं। जो भी एबायोटिक स्ट्रेस है, अप्राकृतिक स्ट्रेस है, उन सब से लड़ने की क्षमता देता है प्लांट को। सॉइल की एग्रीगेशन कैपेसिटी बढ़ती है और बहुत सारे सॉइल पैथोजन है उनके लिए ये एक बायोकंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है। दूसरा है माइकोराइजा। पहला था फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करके अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। ये फॉस्फोरस को मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंट प्लेसेस से प्लांट की रूट्स के पास लेके आते हैं, वो होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ग्रीक वर्ड है। माइसिस का मतलब होता है फंगस, राइजो का मतलब रूट। ये जो माइकोराइजा वर्ड है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है फंगस और रूट्स के बीच में। फंगस को प्लांट से कार्बन मिलता है और प्लांट्स को फंगस से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मिलता है। मेनली फॉस्फोरस मिलता है प्लांट्स को। जो माइकोराइजा टर्म है वो जर्मन साइंटिस्ट थे एल्बर्ट बरहार्ड फ्रैंक, उन्होंने दिया था 1885 में। मेनली 80% या 80% से ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन उनमें प्रेजेंट रहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जिनमें माइकोराइजा नहीं प्रेजेंट रहता। मोनोकोटिलिडेंस में जैसे साइपरेसी फैमिली के प्लांट्स, जूनिकेसी फैमिली के प्लांट्स और डाइकोटिलिडेंस प्लांट्स में जिनोपोडियसी फैमिली के प्लांट्स और ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होता है।
कहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं, कौन से प्लांट पे इन्फेक्ट करते हैं, उनके बेसिस पे 3 टाइप के माइकोराइजा होते हैं, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एक्टेंडोमाइकोराइजा। जिसमें कि जो एंडोमाइकोराइजा है उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एंडोमाइकोराइजा 80% से ज़्यादा प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा जो रहता है वो मेनली रूट्स के सरफेस को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे वो एक शीथ बनाता है, फंगल शीथ बनाता है, और कॉर्टेक्स लेयर को इन्फेक्ट नहीं करता, कॉर्टेक्स की सेल के अंदर नहीं वो इन्फेक्ट करता है, कॉर्टेक्स का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पे इन्फेक्ट करता है। जो डेंस नेटवर्क होता है हाइफी का उसको बोलते हैं हार्टिग नेट। मेनली जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं फंगस वो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज ग्रुप के रहते हैं। कुछ और भी माइकोराइजा जो कि स्पेशल माइकोराइजा कंसीडर किया जाता है उनको, उनमें आता है इरिकॉइड माइकोराइजा, ऑर्किड्स को जो इन्फेक्ट करते हैं उनको ऑर्किड माइकोराइजा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स होता है माइकोराइजा जो कि जो प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये वाटर अपटेक कैपेसिटी बढ़ा देता है प्लांट्स का, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाता है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कॉपर, फॉस्फोरस के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाता है। कुछ ये एंजाइम सिक्रेट करता है जिसके कारण ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो कि सॉइल में प्रेजेंट है और अनअवेलेबल है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और प्लांट उनको यूटिलाइज कर सकता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करता है माइकोराइजा जो कि ग्लोमेलिन है। ग्लोमेलिन जो कंपाउंड है वो सॉइल की एग्रीगेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, एग्रीगेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। सॉइल इरोजन अगर होता है तो इरोजन के इफेक्ट को भी बहुत हद तक कम करता है। अगर एडवर्स कंडीशन है लाइक ज़्यादा सॉल्टी सॉइल है, सेलाइन सॉइल है, तो उसमें भी सेलिनिटी स्ट्रेस को अवॉइड करने में, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी प्लांट्स की हेल्प करता है। जो माइकोराइजा है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन या ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में लेता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट करता है। माइकोराइजल एसोसिएशन अगर प्लांट्स में होता है तो प्लांट से बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं लाइक फिनोलिक सब्सटेंस, फाइटोएलेक्सिन, काइटिनेज। ये सब जो सब्सटेंस है वो जो भी सॉइल बॉर्न पैथोजन है उनसे प्रिवेंट करता है प्लांट्स को और एक रेजिस्टेंस या फिर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। एक्टोमाइकोराइजल जो फंगस है वो हैवी मेटल्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स को, क्योंकि एक्टोमाइकोराइजा मेनली प्लांट के आउटर सरफेस को इन्फेक्ट करता है, रूट्स के आउटर सरफेस को इन्फेक्ट करता है। तो जितने भी हैवी मेटल्स रहता है वहाँ वो रूट के सरफेस पे भी ही इमोबिलाइज कर देता है, जिसके कारण प्लांट के अंदर हैवी मेटल्स नहीं जा पाते और प्लांट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं बियर करना पड़ता हैवी मेटल्स के कारण। तो इस तरीके से ये फाइटो रेमेडिएशन में भी माइकोराइजा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे टाइप के माइकोराइजा होते हैं। पहला आता है एक्टोमाइकोराइजा, इसमें मेनली बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, जाइकोमाइकोटा माइसिटीज जो ग्रुप के फंगस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ग्रुप के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इनमें इंटरसेलुलर कोलोनाइजेशन प्रेजेंट रहता है, सेल के बीच ये कोलोनाइज करते हैं, सेल के अंदर नहीं कोलोनाइज करते। इंटरसेलुलर कोलोनाइजेशन एब्सेंट रहता है, शीथ प्रेजेंट रहता है, वेसिकल एब्सेंट रहता है और एग्जाम्पल है एमेनिटा और बुलेटस। एक्टेंडोमाइकोराइजा जो होते हैं उनमें 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ये इनके कुछ फीचर एक्टोमाइकोराइजा को रिसेंबल करते हैं और कुछ फीचर जो रहते हैं वो एंडोमाइकोराइजा जैसे रहते हैं। इनमें हार्टिग नेट बनता है, शीथ प्रेजेंट रहता है जो कि एक्टोमाइकोराइजा का फीचर है। इंट्रासेलुलर इन्वेजन करते हैं या फिर इंट्रासेलुलर ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, वो फीचर है एंडोमाइकोराइजा का। तो इस तरीके से ये 2 तरीके के फीचर इनमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फिर आता है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा कॉर्टिकल सेल जो रहते हैं प्लांट की उनको इन्फेक्ट करता है। तो ये इंटरनल पार्ट्स जो रहता है प्लांट का उनको इन्फेक्ट करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। पहले वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोलते थे, अब इस फंगस का नाम चेंज हो गया और इसको आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं। नियरली सारे प्लांट स्पीसीज में ये इन्फेक्शन कॉज करता है।
इनमें इंटरसेलुलर कोलोनाइजेशन एब्सेंट रहता है, इंट्रासेलुलर कोलोनाइजेशन प्रेजेंट रहता है, शीथ नहीं प्रेजेंट रहता, वेसिकल प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है ग्लोमस, गिगास्पोरा। मोनोट्रोपॉइड नाम का जो माइकोराइजा है वो एक स्पेशल कैटेगरी का माइकोराइजा है। बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के फंगस इस टाइप का माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। ये जो है वो एक क्लोरोफिलस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। एक क्लोरोफिलस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो उनमें ये कार्बन का सोर्स भी खुद प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को, जिससे वो प्रॉपरली ग्रो कर पाए। वो इस तरीके से ये एक स्पेशल टाइप का माइकोराइजा है। दूसरा होता है एरिकॉइड माइकोराइजा, ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का माइकोराइजा है। एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंगस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये प्लांट को मेनली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, इनको ये डाइजेस्ट करता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। मेनली ये भी रूट के इंटरनल सरफेस को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये भी एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है ऑर्किडेशियस माइकोराइजा। बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप के फंगस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऑर्किड्स को इन्फेक्ट करता है। ऑर्किड के जो भी सीड्स रहते हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं अगर वो माइकोराइजा से इन्फेक्ट ना हो तो, क्योंकि उनमें उस टाइम पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट रहता है। तो माइकोराइजा पे ये टोटली डिपेंड होते हैं कार्बन के लिए, कार्बन सोर्स के लिए माइकोराइजा पे डिपेंड रहते हैं। तो जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और ऑर्किड्स के बीच में, तब ये प्रॉपरली जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं। ऑर्किड्स को मेनली इन्फेक्ट करने वाला जो फंगस है वो है राइजोक्टोनिया। उसके बाद फिर किसमें शीथ बनता है, किसमें इंटरसेलुलर हाइफा होता है, ये कुछ एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो एक्टोमाइकोराइजा में मेनली शीथ फॉर्मेशन होता है और इंटरसेलुलर हाइफा बनता है। वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा में इंट्रासेलुलर हाइफा बनता है। वेसिकल प्रेजेंट भी रहता है, नहीं भी रहता, आर्बेस्कुल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्टेंडो में दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अर्बुटोइड में भी दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है एक्टेंडोमाइकोराइजा का। मोनोट्रोपॉइड जो होते हैं वो स्पेशल कैटेगरी के माइकोराइजा हैं। इनमें शीथ प्रेजेंट रहेगा। ये इंटर और इंट्रासेलुलर दोनों तरीके से इन्फेक्ट करते हैं और इनकी जो हाइफी रहेगी वो कॉइल्ड रहेगी। एरिकॉइड में कोई शीथ नहीं बनता है, कोई इंटरसेलुलर हाइफी नहीं प्रेजेंट रहता। कॉइलिंग होगी लेकिन लॉन्ग कॉइलिंग होगी इनमें। ऑर्किड्स में कॉइलिंग होती है और इंट्रासेलुलर हाइफा बनता है, कोई भी इंटरसेलुलर हाइफा नहीं बनता। इंट्रा और इंटर में ये डिफरेंस है। इंट्रा मतलब कि सेल के अंदर हाइफा का फॉर्मेशन करना, और इंटर मतलब सेल के दो सेल के बीच जो स्पेस होता है उसमें हाइफा का फॉर्मेशन करना। कुछ डिफरेंसेस हैं एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में। एक्टोमाइकोराइजा को शीथिंग माइकोराइजा भी बोलते हैं, और एंडोमाइकोराइजा इसमें मेनली है अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जो कि बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज आता है। ये मेन जो एक्टोमाइकोराइजा है वो कॉर्टिकल सेल को नहीं इन्फेक्ट कर पाते हैं, वो कॉर्टिकल सेल के बीच में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोमाइकोराइजा कॉर्टिकल सेल में पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक्टोमाइकोराइजा लेस देन 4% प्लांट को इन्फेक्ट करता है। एंडोमाइकोराइजा 80% प्लांट को इन्फेक्ट करता है। मेंटल और हार्टिक नेट एक्टोमाइकोराइजा में प्रेजेंट रहते हैं, एंडोमाइकोराइजा में एब्सेंट रहते हैं। अर्बेस्कुलर और वेसिकल एक्टो में एब्सेंट रहते हैं, एंडो में प्रेजेंट रहते हैं। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के फंगस जो रहते हैं वो एक्टोमाइकोराइजा में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ग्लोमेरोमाइकोटा या ग्लोमेरोमाइसिटीज ग्रुप के जो फंगस रहते हैं वो एंडोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है एमेनिटा, बोलेटस, ये सब एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। ग्लोमस, गिगास्पोरा ये एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है डिफरेंट टाइप के माइकोराइजल एसोसिएशन जो प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला है जो एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में एक्सटर्नली हाइफा प्रेजेंट रहता है। हाइफी के बाद रूट के सरफेस पे एक शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, फंगल शीथ का फॉर्मेशन होगा, और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पे ब्रांच्ड हाइफी का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हार्टिक नेट। इस तरीके उसके बाद फिर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। अर्बेस्कुलर माइकोराइजा में शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें जो सेल रहते हैं वो इंट्रासेलुलर इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, और अर्बेस्क्यूल और वेसाइकल दो टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं।
ऑर्किड माइकोराइजा मेनली ऑर्किड प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इसमें भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पेलेटॉन्स। पेलेटॉन्स जो स्ट्रक्चर है वो वेसिकल टाइप, वो आर्बेस्क्यूल टाइप का ही एक स्ट्रक्चर है, बस नाम डिफरेंट है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, स्मॉल कॉइल्ड हाइफी इसमें प्रेजेंट रहती है। फिर एरिकॉइड माइकोराइजा आता है। एरिकॉइड माइकोराइजा मेनली ये सेप्रोफिटिक नेचर का रहता है, सेप्रोफिटिकली न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करके प्लांट को अवेलेबल करवाता है। इसमें जो भी हाइफी प्रेजेंट रहती हैं, जो कॉर्टिकल लेयर में प्रेजेंट रहती हैं, वो कॉइल्ड रहती हैं और ज़्यादा कॉइल्ड रहती हैं, लॉन्ग रहती हैं, स्मॉल नहीं रहती हैं। उसके बाद फिर आता है आर्बोटॉइड। आर्बोटॉइड माइकोराइजा दोनों टाइप का फीचर शो करता है, एक्टोटाइप का और एंडोटाइप का। इसमें मेंटल लेयर प्रेजेंट रहता है, शीथ प्रेजेंट रहता है और एंडोमाइकोराइजा की तरह ये इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन भी कॉज करता है। एक्टेंडोमाइकोराइजा का एक डिटेल्ड व्यू है जिसमें कि एक्सटर्नल हाइफी प्रेजेंट है। स्पोर्स मेनली डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। शीथ फॉर्मेशन करता है, ये इंटरसेलुलरी और इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन दोनों तरीके का कॉज करता है। आर्बेस्क्यूल भी फॉर्म कर लेता है कुछ कुछ केसेस में। मेजर डिफरेंस जो वेस्कुलर माइकोराइजा है और एक्टोमाइकोराइजा है कि इसमें कॉर्टिकल लेयर में इन्फेक्शन नहीं होता है, इसमें कॉर्टिकल लेयर में इन्फेक्शन होता है। एक मेंटल बनता है, थिक लेयर बनती है फंगस की और हार्टिक नेट का फॉर्मेशन होता है। हार्टिक नेट मतलब एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड हाइफल स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्टिक नेट होता है। वेस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा में हार्टिक नेट का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई मेंटल का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें आर्बेस्क्यूल नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि ब्रांच्ड हाइफल स्ट्रक्चर है। वेसिकल नाम के ओवल शेप्ड राउंड स्ट्रक्चर है जो कि स्टोरेज ऑर्गन है जिसमें लिपिड का स्टोरेज होता है। कुछ क्लमाइडो स्पोर्स भी बन जाते हैं। ये मेनली एडवर्स कंडीशन में थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं जो कि बाद में फेवरेबल कंडीशन आता है तो फर्दर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, फर्दर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। आर्बेस्कुलर माइकोराइजा पहले वेसिकल आर्बेस्कुलर माइकोराइजा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको आर्बेस्कुलर माइकोराइजा बोला गया क्योंकि सारे के सारे फंगस जो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो सब वेसिकल फॉर्मेशन नहीं करते। कुछ फंगस के इन्फेक्शन के बाद वेसिकल फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए अब इसको आर्बेस्कुलर माइकोराइजा कहा जाता है। माइकोराइजल एसोसिएशन जो इस ग्रुप में बनता है वो ग्लोमेरोमाइसिटीज ग्रुप के फंगस बनाते हैं। एसेप्टेड फंगस होता है, इंट्रासेलुलर हाइफा का फॉर्मेशन करता है कॉर्टिकल लेयर में। दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है ये, आर्बेस्कुलर और वेसिकल। चिनोपोडियेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली में ये एब्सेंट रहता है, इन दोनों में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। आर्बेस्कुल जो रहता है वो न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स फंगस सिंथेसाइज करता है या फंगस उसको अवेलेबल फॉर्म में करता है उसको प्लांट को प्रोवाइड करता है और प्लांट से शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को वो फंगस को प्रोवाइड करवाता है। आर्बेस्कुल जो रहता है वो बुश शेप का रहता है या फिर बुशी स्ट्रक्चर रहता है, बुशी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर रहता है। ये जब प्लांट्स में पहुंचता है तो प्लांट के जो सेल हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद ये डिग्रेड होना चालू करते हैं, प्लांट के सेल इनको खुद ही डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं और फिर से वापस सेल अपना रीगेन कर लेता है अपना शेप और साइज को। नेक्स्ट होता है वेसिकल। वेसिकल थिक वॉल्ड रहते हैं, ओवल शेप के रहते हैं और इनमें फॉस्फोरस का स्टोरेज हो जाता है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। दो टाइप का कॉलोनाइजेशन करते हैं जो फंगस रहते हैं, पहला कहलाता है आरम टाइप, दूसरा कहलाता है पेरिस टाइप। आरम टाइप के एसोसिएशन में मेनली फंगस इंटरसेलुलरी ग्रो करता है और आर्बेस्कुल जो रहते हैं वो ब्रांचेस में बनते हैं। पेरिस टाइप के एसोसिएशन या कॉलोनाइजेशन में जो सेल के अंदर का स्पेस रहता है वहाँ पे फंगस कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और उस कॉइलिंग के ऊपर वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। कुछ फंगस जो जिनमें वेसिकल नहीं प्रेजेंट रहता वो होते हैं गीगोस्पोरा और स्कुटेलोस्पोरा। जिनमें वेसिकल प्रेजेंट रहता है वो है ग्लोबस और एक्यूलोस्पोरा। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से फंगस इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके बाद हाइफा आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये कहलाता है आर्बेस्क्यूल। आर्बेस्क्यूल अगर बनता है प्लांट के सेल में तो इस सेल की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब कार्बन ले लेता है जो फंगस रहता है, तो फिर प्लांट के सेल ही इसको डिग्रेड करते हैं और वापस जो पर्टिकुलर शेप रहता है प्लांट सेल का वो रिगेन कर लेता है। वेसिकल एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड के फॉर्म में फास्फोरस का स्टोरेज होता है। ये इंटरसेलुलर स्पेस में फॉर्म होता है। दो टाइप का कोलोनाइजेशन करते हैं जो अर्बेस्कुलर माइकोराइजा है। पहला एरम टाइप। एरम टाइप में जो भी अर्बेस्क्यूल्स हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वेसिकल इंटरसेलुलर स्पेस पे बनता है। लेकिन पेरिस टाइप के कोलोनाइजेशन में कॉर्टिकल रीजन के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं अर्बेस्क्यूल और यहाँ पे वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर ही मतलब इंट्रासेलुलर रीजन जो भी रहता है वहाँ पे वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। ये फॉस्फोरस सोलेबिलाइजिंग माइक्रो